just a come like a nuclear bomb. Talk to the boys, talk to the girls, talk to the women, talk to the men, talk to the bench, and talk to the young generation. Again, them song, but the bang, but the ding dang. But you come to the bang with the. So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So बच्चा पार्टी, आज इकोनॉमिक्स के हम एक ऐसे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में आएंगे एंड बच्चों को थोड़ी बहुत डिफिकल्टी का सामना भी करना पड़ता है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। चैप्टर का नाम है कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। एक एक करके हम पूरा चैप्टर इन डेप्थ में पढ़ेंगे, बट बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे स्पार्टन्स के बैच 2 में एनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर 3 बुक सेट्स आपको डिलीवर किए जाएंगे अलॉन्ग विद 2 माइंड मैप्स। एंड अगर आपको बोर्ड्स के साथ साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की भी प्रिपरेशन करनी है तो आप फतेह के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, विच इज डेडिकेटेड आईएससी का बैच। एंड साथ ही साथ इसके अंदर 10 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर होंगे। मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना अनिवार्य है। और क्यों एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करना है? बिकॉज हम अपने एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन के अंदर बहुत सारा नोट्स आपके लिए लेकर आते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो वो आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। यार, किसी भी सामान को बनाने में लगने वाली लागत को हम लोग कॉस्ट कहते हैं। मान लो ये हमें टम्बलर बनाना है। टम्बलर मतलब क्या? ये वो है ना, फ्रीजर है जिसके अंदर मस्त आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल रख सकते हो। मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल ही बोलना चाहता हूं, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की बोतल रख दी है और बढ़िया इसको लेकर आप घूमने जा सकते हैं। अब इसको बनाने में होने वाला खर्चा इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगा। अब धीरे धीरे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बहुत सारी कॉस्ट लगी होंगी। एक एक करके हम सारी कॉस्ट को जानेंगे, बिकॉज एग्जामिनेशन में कॉस्ट के ऊपर बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आओ जरा देखते हैं कि ये मनी कॉस्ट क्या होती है। मनी कॉस्ट रेफर्स टू मनी एक्सपेंसेस विच द फर्म हैज टू इनकर इन परचेजिंग और हायरिंग द फैक्टर सर्विसेज। क्या बोला है मैंने? वो पैसा जो किसी भी आपने प्रोडक्शन में लगाया हुआ है, किस चीज पर? या तो किसी को हायर किया होगा, या किसी को सैलरी दी है, या सामान में लगाया है। तो मनी कॉस्ट रेफर्स टू मनी एक्सपेंसेस व्हिच द फर्म हैज टू इनकर इन परचेजिंग और हायरिंग फैक्टर सर्विसेज। तो अगली बात क्या है? ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट। इसको अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, इसको बिजनेस कॉस्ट भी बोलते हैं, और इसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं। मतलब जब हम बाहर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेकर आते हैं, जैसे मैंने लेट्स से अपने घर में मेरे को सफाई कराने के लिए मैंने मेड रखी हुई है, तो मेड मैं बाहर से लेकर आया हूं, उसको मैं पैसा दूंगा, तो उसको जो पैसा दे रहा हूं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा, मनी कॉस्ट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? अब हम अगर बात करते हैं कि इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट को हम लोग मनी कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट की कैटेगरीज में डालते हैं। पहला चीज क्या है? अभी मनी कॉस्ट तो हमने ऑलरेडी खत्म कर लिया। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या? इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है जब एक प्रोडक्शन हाउस बाहर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करने के बजाय खुद के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर कर ले, उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। मान लो मेरे घर के काम थे, मैंने मेड ना बुलाने के बजाय अपने बच्चों से ही वो काम करा लिया, तो मैंने अपने बच्चों से काम करा लिया, तो उस पे होने वाला अगर खर्चा होता तो वो क्या कहलाता? इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाता। इट रेफर्स टू इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स ओन्ड बाय द फर्म एंड यूज्ड बाय इट इन ओन प्रोडक्शन यूनिट। या तुम लोग अपने घर में काम करते होगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर मान लो मम्मी ने घर में काम वाली को रखा हुआ है, ठीक है, और मम्मा लेट से उसको 2000, 2500, 3000 रुपए महीने का देती हैं। अब मम्मी ने बोला आज से काम वाली हट जाएगी। अच्छा, मम्मी जो पैसा उसको दे रही है वो क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि वो बाहर से लेडी आई है। अगर अब मम्मी ने डिसाइड किया कि नहीं, आज से मेरे घर का सारा काम मेरे दोनों बच्चे करेंगे, राहुल और प्रिया, ठीक है ना, मान लो उनके दोनों बच्चों का नाम है, तो उन पर एक्चुअल में तो कोई कॉस्ट लग नहीं रही है, लेकिन हम उसकी इंप्यूटेड वैल्यू निकालेंगे। इंप्यूटेड वैल्यू मतलब मान लो सेल्फ कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे कि अगर मैं ये काम किसी बाहर से करवा रहा होता, किसी बाहरी व्यक्ति से करवा रहा होता, तो उसको इतने पैसे देने पड़ते। मैं ये काम अपने दोनों बच्चों से करा रहा हूं तो उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन उसकी इंप्यूटेड वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है। अगला है नॉर्मल प्रॉफिट, द मिनिमम पेमेंट विच अ प्रोड्यूसर मस्ट गेट इन ऑर्डर टू इंड्यूस हिम to undertake the risk involved in the
प्रोडक्शन। कहना क्या चाहते हैं भाई कि अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसको कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए, ताकि जो वो रिस्क ले रहा है उसके बदले में उसको रिवॉर्ड मिल सके। इसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। तो इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर तीन चीजें आती हैं, मनी कॉस्ट, इंप्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट। अब जरा हम बात करते हैं ये इकोनॉमिक कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। इकोनॉमिक कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इंप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। साइड हट जा रहा हूं, तुम चाहो तो लिख लो, चाहे तो तुम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इंप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। मनी कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट किसको बोलते हैं हम लोग? एक्सप्लिसिट कॉस्ट को बोलते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या है? जब आपने बाहर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर किया है काम कराने के लिए, आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे। अगला टर्म आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पैसों के टर्म्स में वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी के टर्म्स में वैल्यू होती है। मान लो तुम्हारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, अब उस रिसोर्सेज से या तो तुम गुड ए प्रोड्यूस कर सकते हो या गुड बी प्रोड्यूस कर सकते हो, दोनों प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अगर ए प्रोड्यूस करोगे तो बी आपका छूट जाएगा, बी को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और अगर बी प्रोड्यूस करोगे तो ए को सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा। तो जिसको सेक्रीफाइस कर रहे हो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गुड इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गुड दैट इज गिवन अप टू प्रोड्यूस दिस गुड। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? लेट्स से मेरे पास 1 लाख रुपए है, इस 1 लाख में या तो मैं कैलकुलेटर बना सकता हूं या आईफोन बना सकता हूं, ठीक है। अब अगर मैंने कैलकुलेटर बनाया तो मैं आईफोन नहीं बनाऊंगा, और मैंने आईफोन बनाया तो मैं कैलकुलेटर नहीं बनाऊंगा। तो जो चीज आप सैक्रिफाइस कर रहे हो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा गया है। अब आते हैं रियल कॉस्ट क्या है। रियल कॉस्ट का मतलब होता है रियल एफर्ट्स और सैक्रिफाइसेस। इट रेफर्स टू एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस मेड बाय द ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। मतलब जो सैक्रिफाइस करता है ओनर्स कि भाई हमको किसी गुड्स को प्रोड्यूस करना है, उसमें उसके एफर्ट्स लगते हैं, उसको हम लोग रियल कॉस्ट कहते हैं। देख लो टाइप्स ऑफ कॉस्ट कितनी ज्यादा कितनी ज्यादा कितनी ज्यादा है बेटा जी। आगे बात करते हैं हम लोग प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है। इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय एन इंडिविजुअल इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। किसी भी सामान को बनाने में होने वाली सारे खर्चे को हम लोग प्राइवेट कॉस्ट कहेंगे। सोशल कॉस्ट क्या है? इट रेफर्स टू कॉस्ट सोसाइटी हैज टू बियर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। अब मेरी बात समझना, लेट्स से कानपुर मेरे यूपी में है ना, लखनऊ के बहुत पास में, हमारा घर भी है कानपुर में। तो कानपुर में होता क्या है कि अगर लेदर फैक्ट्रीज हैं, लेदर फैक्ट्रीज में गुड्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन आसपास का एरिया बहुत पॉल्यूटेड भी हो रहा है, तो सोसाइटी भी सफर कर रही है। तो जो सोसाइटी सफर कर रही है उस कॉस्ट को क्या बोलेंगे हम? सोशल कॉस्ट। एक्चुअल में सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए। प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट का मतलब जो खर्चा लगा है सामान को बनाने में, और एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब जो सोसाइटी को बियर करना पड़ रहा है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, जो पोल्यूशन वगैरह हो रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा जी बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर हम बात करेंगे। शॉर्ट रन मतलब क्या होता है? जहां पर कोई भी फिक्स फैक्टर, यहां पर एक कुछ फिक्स फैक्टर्स होते हैं, बाकी सारे वेरिएबल होंगे। लॉन्ग रन में क्या होता है? सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होता। ये हम लोगों ने पढ़ा भी है लॉज ऑफ रिटर्न्स पिछले चैप्टर में ना। अब आओ देखो फिक्स कॉस्ट क्या होता है। फिक्स कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जो कभी भी चेंज नहीं होगी। मतलब वो कॉस्ट जो फिक्स एसेट्स के ऊपर लग रही है, ठीक है ना, मशीनरी पे लग रही है, बिल्डिंग पे लग रही है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो आउटपुट के साथ चेंज होती रहती है, उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। और बेटा जी जब तुम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सम कर दोगे तो तुम्हारा कंसेप्ट निकल कर आएगा टोटल कॉस्ट। लेकिन हम इसको एक एक करके समझते हैं। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है? टोटल कॉस्ट ऑब्लिगेशन इनकर्ड बाय द फर्म इन प्रोड्यूसिंग एनी क्वालिटी ऑफ आउटपुट। कोई भी अगर तुम प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसमें होने वाला खर्चा टोटल कॉस्ट कहलाता है। तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल है बेटा जी, समझ में आ रही है ना बात। आगे देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ टोटल कॉस्ट की कैटेगरीज में क्या आएगा? पहला आया टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म्स ऑन द यूज ऑफ ऑल फिक्स फैक्टर्स, और ये कभी चेंज नहीं होती है। ऑल्सो नोन एज, इनका एक और फिक्स कॉस्ट के क्या क्या नाम है? अनअवॉइडेबल कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट। Whereas variable cost क्या होती है? It refers to total cost incurred by a firm on the use of variable factors. जैसे जैसे आउटपुट आप चेंज करोगे वेरिएबल फैक्टर्स चेंज करते जाएंगे, ठीक है ना। तो वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सके, फिक्स मतलब जो चेंज नहीं होगी।
अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ना, इस क्वेश्चन में 0 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स दे रखे हैं और आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है। टोटल कॉस्ट दे रखी है 120, 160, 192, 222, 252, 290 एंड 354। अब आपसे बोला इस क्वेश्चन में टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालो, टोटल फिक्स कॉस्ट निकालो। अब मेरी बात समझना, 0 यूनिट पर जो टोटल कॉस्ट होती है वही टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है तो वो हर यूनिट पर सेम होगी। अब मान लो तुमने जूस की दुकान खरीदी, जूस की दुकान खोली रादर, तुमने जूसर लाया, तुमने एप्पल्स लाए, ऑरेंजेस लाए, जिनका तुमको जूस निकालना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो जो जूसर पे खर्चा हुआ वो फिक्स कॉस्ट है और जो फ्रूट्स पे खर्चा हो रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट है, और दोनों की कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट है। मान लो मैंने एक भी ग्लास ऑफ जूस नहीं प्रोड्यूस किया है, लेकिन तब भी मैंने जूसर तो खरीदा हुआ है, तो मेरा फिक्स कॉस्ट पे खर्चा कितना है? 120। क्या बात समझ में आ रही है? इसीलिए 0 यूनिट पर जो कॉस्ट होती है उसको फिक्स कॉस्ट कहते हैं। आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? फॉर्मूला देखो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स प्लस टोटल वेरिएबल। तो यहां से टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट हम माइनस कर देंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। मेरी जान समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो 120 माइनस 120 कितना आ जाएगा? 0। 160 माइनस 120 आ गया 40। 196 माइनस 20 76। 222 माइनस 120 ये आ गया 102। फिर 252 माइनस 120 ये आ गया 132। 290 माइनस 120 ये आ गया 170 और 354 माइनस 120 ये आ गया 234। तो सब बच्चों को टोटल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कैसे निकाल सकते हैं, यह भी क्लियर हो गया है ना? मुश्किल तो नहीं लग रहा है मेरी जान? चलें आगे बढ़ें। अब हम जरा इनके कर्व्स के ऊपर आएंगे और इनके बिहेवियर के बारे में समझेंगे। अब चाहो तो तुम इसको प्लॉट भी कर सकते हो या फ्री हैंड भी बना सकते हो। मेरे हिसाब से फ्री हैंड बनाना ज्यादा सही है। चलो, मेरे हिसाब से आप कर्व बनाने वाले हैं तो चलें बनाते हैं। यहां लिखेंगे बेटा जी यूनिट्स और यहां लिखेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पहले हम वेरिएबल कॉस्ट बना रहे हैं। हां, चलो प्लॉट करो। साइड में हट जाता हूं मैं, आराम से प्लॉट करो मेरी जान। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है क्लियर होती दिख रही है आप सभी लोगों को? जल्दी से प्लॉट करेंगे सारे के सारे बच्चे। प्लॉट हो रहा है ना? मेरे साथ साथ पढ़ाई करो, तुमको लगेगा ऐसा कि हम लोग लाइव पढ़ रहे हैं, बिल्कुल है ना? चलो अब इसका बिहेवियर लिखकर दिखाऊं। स्टार्टिंग में क्या होता है कि पहला पॉइंट लिखते हैं हम सभी के सभी लोग। आओ जरा लिखें। टीवीसी कर्व, टीवीसी कर्व इज कॉनकेव डाउनवर्ड। टीवीसी कर्व इज कॉनकेव डाउनवर्ड अप टू अप टू अप टू ओ, इसका नाम लगा देते हैं क्यू, अप टू ओ क्यू लेवल। स्टार्टिंग में देखो तो टीवीसी कॉनकेव डाउनवर्ड है, उसके बाद कॉनकेव अपवर्ड होने वाला है। स्पीड तो ठीक लग रही है आप सभी लोगों को? इसका मतलब क्या है? टीवीसी कॉनकेव डाउनवर्ड क्यों है? बिकॉज टीवीसी इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। मतलब टीवीसी धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए टीवीसी कॉनकेव डाउनवर्ड है। कब तक? अप टू ओक्यू लेवल ऑफ आउटपुट। फिर सेकेंड पॉइंट देखें, बियॉन्ड ओक्यू लेवल ऑफ आउटपुट टीवीसी इज कॉनकेव अपवर्ड। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज, भाई मेरी राइटिंग यार अजीब हो सकती है तो थोड़ा तुम लिख लेना। बिकॉज टीवीसी इज इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट, एट अ इंक्रीजिंग रेट।
क्या बेटा जी सब बच्चों को सारी बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सॉर्टेड है कि नहीं सॉर्टेड है? सारी बात सारी चीजें एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का ना भाई? सॉर्टेड है ना भाई? चले आगे बढ़े। स्टार्टिंग में कॉनकेव डाउनवर्ड है बिकॉज टीवीसी धीरे धीरे बढ़ रहा है, बाकी बाद में कॉनकेव अपवर्ड है बिकॉज टीवीसी तेजी तेजी से बढ़ रहा है। इस बिहेवियर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे आते हैं। अब आओ जरा देखते हैं कि टीएफसी कर्व का बिहेवियर कैसा होता है। चले बनाया जाए। चलो बेटा जी बनाओ, मेरे साथ साथ बनाओ। चलो एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई यहां पर बनाएंगे टीएफसी, यहां लिखेंगे अपन यूनिट्स। ये है टीएफसी। टीएफसी कैसा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीएफसी कैसा है मेरी जान? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्यों पैरेलल टू एक्स एक्सिस है? बिकॉज यहां देखो ना, हर यूनिट पर टीएफसी कांस्टेंट है, इसलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। ठीक है ना? जल्दी से बनाओ मेरे साथ साथ। इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, तो क्या लिखेंगे? टीएफसी, टीएफसी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों पैरेलल है? बिकॉज एट एवरी यूनिट टीएफसी इज कांस्टेंट। चले अब बनाते हैं हम लोग टोटल कॉस्ट कर्व। चलो भाई, याद रखना टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो से नहीं शुरू होती ना। क्यों नहीं जीरो से शुरू होती? बिकॉज इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज सम फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व। ठीक, यहां आएगी यूनिट्स, यहां आएगा टोटल कॉस्ट। चलो बनाओ टोटल कॉस्ट जल्दी से मेरे बच्चा। बनाएंगे टोटल कॉस्ट, बना रहे हैं। चलो ये सेम है जो आपने टीवीसी के लिए बनाया था, वैसा ही सेम है। क्या लिखोगे? टीसी इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट इनिशियली and eventually it increases at an increasing rate। स्टार्टिंग में टीसी धीरे धीरे बढ़ रहा है, बाद में तेजी तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए स्टार्टिंग में कॉनकेव डाउनवर्ड है, बाद में कॉनकेव अपवर्ड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब हम एक कर्व बनाने जा रहे हैं जिसमें तीनों ही ग्राफ हमें एक साथ प्लॉट करने होंगे। चलो बेटा जी हम प्लॉट करते हैं। भाई ग्राफ से बिल्कुल भी टेंशन मत लेना यार, बड़ी अच्छी चीज होती है, आराम आराम से बनाएंगे, आराम आराम से सीख जाएंगे सब। ठीक है ना? यहां टीसी, टीएफसी और टीवीसी अपन तीनों प्लॉट करने वाले। ठीक है, सबसे पहले तो टीएफसी प्लॉट कर लिया करो। दिस इज टीएफसी कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज योर टीवीसी बिकॉज टीवीसी कहां से शुरू होता है? जीरो से। दिस इज योर टीसी कर्व। चलो बनाओ सभी लोग, सारे के सारे बच्चे ये दोनों ग्राफ को बनाएंगे। चलें इसका रिलेशनशिप लिखा जाए, शुरू करें रिलेशनशिप। सर हाँ हाँ रिलेशनशिप के बारे में बताओ, बहुत मजा आती है। अबे ये वो रिलेशनशिप नहीं दुष्ट लड़के। ठीक है, आओ देखते हैं। सबसे पहला टीवीसी स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो बिकॉज at zero level of output there is no variable cost involved। टीवीसी कहां से शुरू होता है? जीरो से, बिकॉज जीरो यूनिट पर कोई भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है ना? सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? टीएफसी इज पैरेलल to x axis because TFC is constant at all level of output। TFC पैरेलल है बिकॉज TFC हर यूनिट पर कांस्टेंट है। थर्ड, टोटल कॉस्ट स्टार्ट्स
from the point from the point above zero because from the point above zero because even at zero level of output because even at zero level of output there is some cost involved that is fixed cost. That is fixed cost. सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? एकदम क्लियर, टेंशन नको। चलो भाई, अब बढ़ते हैं हम लोग एवरेज कॉस्ट कर्व्स के ऊपर। एवरेज कॉस्ट की अगर मैं बात करने जाऊं तो एवरेज कॉस्ट होता क्या है? इट इज अ पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एवरेज कॉस्ट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करके, ऐसे आ जाएगा एवरेज कॉस्ट। अगर हमें किसी भी कॉस्ट की एवरेज निकालनी होगी तो उसकी करस्पॉन्डिंग कॉस्ट को हम यूनिट से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि क्या, आओ समझते हैं। अगर मुझे एवरेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट निकालना हो, मैं किस चीज का एवरेज निकालना हूं? मैं एवरेज निकाल रहा हूं फिक्स्ड कॉस्ट का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन यूनिट्स करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अगर मुझे निकालना हो एवरेज ऑफ व्हाट? एवरेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर देना पड़ेगा। जिसकी भी आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी है उसकी करस्पॉन्डिंग कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मुझे एवरेज कॉस्ट बोलो या एवरेज टोटल कॉस्ट बोलो निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहां से एक और फॉर्मूला आ गया कि एवरेज कॉस्ट क्या होगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का समेशन। जैसे टोटल कॉस्ट क्या होता था? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वैसे एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले मार्जिनल कॉस्ट देखते हैं। मार्जिनल कॉस्ट आप मेरे साथ पढ़ते हुए आ रहे हो, आपने मेरे साथ एमपी पढ़ा, आपने मेरे साथ एमयू पढ़ा, वैसे ही आज मेरे साथ आप मार्जिनल कॉस्ट भी पढ़ने वाले हो। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट। क्या मतलब होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट। निकालते कैसे हैं? टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1 या चेंज इन टीसी डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। अब एक क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें बेहतर तरीके से समझ में आएगी ये सारी बातें। चलो, एक न्यूमेरिकल लिया है, इसको पूरी तरीके से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो, लिखा है यूनिट्स जीरो पे है कितनी? 120, और जीरो यूनिट पे यूनिट्स पर जो भी टोटल कॉस्ट होती है वो क्या होती है? फिक्स कॉस्ट। चलो लिख डालते हैं 120 120 120 120 120 120 एंड 120। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपन कैसे निकाल सकते हैं? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। तो यहां पर आ जाएगा 0, यहां पर आ गया 40, यहां पर आ गया 76, यहां पर आ गया 102, यहां पे कितना आ गया 132, यहां पे कितना आ गया 170, और 354 माइनस 120 तो 234। सब बच्चों को यहां तक टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना आ गया है। अब एवरेज निकाला जाए मेरी जान। चलो 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 चलो, एवरेज निकालो। एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। करो भैया करो। हाँ, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मुझे बताना है। हाँ भाई, तो 120 डिवाइड बाय 0 तो नॉट डिफाइंड, 160 डिवाइड बाय 1 इज 160, 196 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 98, देन 222 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा 74, देन 252 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा 63, देन 290 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 58, देन 354 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा 59। सिमिलरली हम एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। 120 डिवाइड बाय 0 डैश, 120 डिवाइड बाय 1 120, 120 डिवाइड बाय 2 इज 60, 120 डिवाइड बाय 3 इज 40, 120 डिवाइड बाय 4 इज 30, 120 डिवाइड बाय 5, 120 डिवाइड बाय 5 इज 24, 120 डिवाइड बाय 6 20।
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स. 0 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड. 40 डिवाइड बाय 1 इज 40. 76 डिवाइड बाय 2, 76 डिवाइडेड बाय 2 इज 38. Then 102 divided by 3 is 34. Then 132 divided by 4 is 33. 170 divided by 5 is 34. Then 234 divided by 6 is 39. ये हमने निकाल दिया बेटा जी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? चेंज इन टीसी. पहले पे तो डैश आ जाएगा बिकॉज इसके प्रीसीडिंग टर्म तो पता नहीं है. देन 160 माइनस 120 इज 40. 196 माइनस 60 इज 36. 222 माइनस 196 ये आ जाएगा 22 4 26 26. 252 माइनस 22 ये आ जाएगा 30. 290 माइनस 252 ये आ जाएगा 8 इधर 60 38. Then 354 minus 290 is 64. ठीक है ना भाई? सब बच्चों को करना आया कि हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाया है. अब हम आपको बिहेवियर भी सिखाने वाले हैं. किसके? एवरेज कॉस्ट कर्व के. चलो बढ़ते हैं. तो बच्चा पार्टी अगला जो टॉपिक है वो है मार्जिनल कॉस्ट के लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. क्योंकि मैंने पिछले 2 साल के पेपर में देखा कि मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर ना ये छोटा एमसीक्यू या कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं. आओ समझते हैं. तो मार्जिनल कॉस्ट हैज नथिंग टू डू विद द फिक्स्ड कॉस्ट. ये पहली बात है. मार्जिनल कॉस्ट इज एसोसिएटेड विद वेरिएबल कॉस्ट एंड देयर बाय विद टोटल कॉस्ट. तो मार्जिनल कॉस्ट ना तुम पता है टोटल कॉस्ट से भी निकाल सकते हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी निकाल सकते हो, सेम फॉर्मूला यूज करके. मार्जिनल कॉस्ट इज कॉमन बोथ टू एवीसी एंड एटीसी. MC cuts AVC and ATC at the minimum point. अभी हम रिलेशनशिप के जब पॉइंट पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में भी आएगा. MC is U-shaped because of the law of variable proportion. कोई भी कर्व U-shaped होता है तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से होता है. इसको भी हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. आओ जरा हम पहली चीज देखते हैं कि ये U-shaped कर्व कौन कौन से होते हैं. तुम जरा मेरे साथ साथ 3 कर्व बनाओ. ठीक है, चलो 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 सभी लोग बनाओ. एक तो मैं बना रहा हूं ये एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व. ये यू शेप्ड होता है. फिर मैं बना रहा हूं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है ना जी, ये भी सेम बनता है. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप्ड होता है. फिर अगला मैं बना रहा हूं मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट ये भी कर्व यू शेप्ड होता है. और ये सारे ही कर्व यू शेप्ड होते हैं क्योंकि इनके अंदर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लगता है. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपने मेरे साथ पढ़ा हुआ है ना, वो लगता है. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स, ये तीनों स्टेजेस लगती हैं. इसलिए तीनों कर्व्स को हम लोग यू शेप्ड बोलते हैं. और यू शेप्ड की वजह क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. अगर अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, तुम्हें पता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोलो या एवरेज टोटल कॉस्ट बोलो, इनका सेम रिलेशनशिप होता है मार्जिनल कॉस्ट के साथ. सबसे पहले तो तुम इसका ग्राफ बनाओ, बिकॉज विदाउट ग्राफ अगर आप रिलेशनशिप लिखकर आएंगे तो उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होने वाली है. ठीक है ना? यहां लिखते हैं यूनिट्स और यहां बनाते हैं अपन कॉस्ट. मैंने बनाया एवरेज टोटल कॉस्ट बोलो या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोलो, एक ही बात है. अब मैं बनाऊंगा मार्जिनल कॉस्ट. और याद रखना मार्जिनल कॉस्ट किस पॉइंट पर कट करती है? जिस पॉइंट पर ये एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है. ठीक है ना? क्या ये बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये एक बेसिक बात समझ में आई. इसका रिलेशनशिप क्या लिखेंगे? आओ देखो. पहला पॉइंट, व्हेन MC इज लेस देन AC, जब MC कम है AC से तब क्या होगा? AC इज फॉलिंग. जब तक MC कम है, मार्जिनल MC बोल रहा हूं, गलत मत समझना भाई, मार्जिनल कॉस्ट कम है तब तक एवरेज कॉस्ट फॉल कर रहा है. दूसरा पॉइंट, व्हेन MC इज इक्वल्स टू AC, AC इज कांस्टेंट. क्या बोला? जहां पर MC और AC बराबर है वहां पर AC क्या है? कांस्टेंट. तीसरी बात, व्हेन MC
इज मोर देन AC, AC इज राइजिंग। और जब MC ज्यादा हो गया AC से, AC बढ़ने लग गया है। ये रिलेशनशिप अपनी आंखों में कैद कर लेना बेटा, ठीक है? समझ में आ रही ना मेरी जान? अब हम आते हैं धीरे धीरे अगली कॉस्ट की तरफ, जिसका नाम है लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। और बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व तो सिलेबस में ही नहीं है। नहीं भैया, बिल्कुल सिलेबस में है, ठीक है ना? आओ देखते हैं। न्यूमेरिकल्स इसके नहीं आते, लेकिन पता होना चाहिए तुमको बेसिक बेसिक सी चीजें। पहला क्या है? अच्छा, मुझे एक और चीज आपको बतानी थी, पहले वो भी बता देता हूं मैं। तो पता है, एक और कॉस्ट होती है जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। आओ जरा ये देख लेते हैं। यहां पर यूनिट्स हैं और यहां पर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं एवरेज फिक्स कॉस्ट। तुम्हें पता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? AFC इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों कहा जाता है? बिकॉज इस कर्व के नीचे जितने भी रेक्टेंगल्स बनते हैं उनका एरिया आपस में बराबर बराबर होता है। तो इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स ड्रॉन अंडर AFC कर्व आर इक्वल। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछ ले AFC कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं, तो तुम बताओगे उस कर्व के नीचे जितने भी रेक्टेंगल्स बनाओगे उनका एरिया आपस में बराबर होता है, इसलिए AFC को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। चलो भाई, अब आते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट पर। लॉन्ग रन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सारी की सारी चीजें वेरिएबल होती हैं। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, मतलब यहां पर कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट जैसी चीज नहीं होती है। तो तीन ही कॉस्ट होती हैं: लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। LTC, LAC और LMC, ये तीन ही कॉस्ट कर्व्स होती हैं। चलो बेटा जी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पहले देख लेते हैं कि क्या होगा। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे होगा? लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हम कैसे बनाएंगे? जैसे आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बनता था, सेम वैसे ही लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बनेगा। यहां पे बनाना है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ये लो भाई, इसका नाम लिख देना बस LAC, तो ये हो जाएगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। समझ में आ रही है बेटा जी? ए बाबू, समझ में आया? तई जल्दी से बतावा हो। अच्छा, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट ही बना दें, ठीक है। चलो, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट की भी डेफिनेशन यही है। इट इज द लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग प्लांट्स आर वेरिएबल। खैर, चलो अभी आगे ग्राफ बना के दिखाते। अगला है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट बनाए। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा? चेंज इन लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। चलो बना देते हैं बेटा। जो ये यूनिट्स हैं यहां पर और LMC है यहां, सेम बनाएंगे, सेम। ये हो गया हमारा LMC कर्व, कोई डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है ना बेटा जी? चलें, अब मैं LTC भी बना दूं कहीं पर, इस जगह बना देता हूं LTC, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। चलो, और यहां पर लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व 0 से शुरू होता है बिकॉज यहां पे कोई फिक्स फैक्टर नहीं है। ये याद रखिएगा बेटा जी। LTC सेम वही, कॉनकेव डाउनवर्ड फिर बाद में कॉनकेव अपवर्ड, लेकिन याद रहे कि LTC कर्व शुरू होता है 0 से। सब बच्चों को बात समझ में आई है? एकदम बच्चा पार्टी क्लियर है। अब यहां पर जाकर तुम्हारा कॉस्ट का टॉपिक खत्म है। हाँ, अभी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस जरूर करने हैं, लेकिन कॉस्ट का चैप्टर तुम्हारा खत्म है। अब बढ़ते हैं हम रेवेन्यू की तरफ। अभी रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है माल बेचकर कितना पैसा आया है, वो रेवेन्यू है। मान लो तुम्हारी कैलकुलेटर की दुकान है और तुमने 100 कैलकुलेटर बेच दिए। एक कैलकुलेटर 10 रुपए का था, तो 100 इंटू 10 कितना आ गया? 1000। जो 1000 आया वो तुम्हारे लिए रेवेन्यू कहलाता है। आओ देखते हैं। रिसिप्ट बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज गिवन इन अ गिवन पीरियड इज नोन एज रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? प्राइस क्या है और क्वांटिटी कितनी है।
मान लो आपने एग्जाम्पल लिया कि एक सामान है जिसका प्राइस है 100 रुपीज और क्वांटिटी आपने सेल की है 10, तो टीआर कितना हो जाएगा? प्राइस है 100, क्वांटिटी है 10, आंसर आ जाएगा 1000। तो टोटल रेवेन्यू हो गया उस केस में 1000 रुपयों का। बात समझ में आ रही है? अब अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो मैंने अभी क्लियर करके दिखाया, टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय द फर्म फ्रॉम सेलिंग द गिवन अमाउंट ऑफ इट्स प्रोडक्ट, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगला टर्म है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? पर यूनिट ऑफ टोटल रेवेन्यू। मतलब अगर टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दी जाए तो इसको हम लोग एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं। पता है तुमको, एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी बोला जाता है। अब इसको प्रूफ कैसे करके दिखा सकते हैं? देखो ना, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। अब टोटल रेवेन्यू को कैसे लिख सकते हो? प्राइस इंटू क्वांटिटी, अपॉन क्या है? क्वांटिटी। तो ये कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? AR इज इक्वल्स टू प्राइस। प्राइस बोलो या एवरेज रेवेन्यू बोलो, वो दोनों सेम चीजें होती हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब निकालते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। क्या होता है? सेम, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, TRN माइनस TRN माइनस 1। तो MR कैसे लिख सकते हो? चेंज इन TR डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? कोई भी लफड़ा तो नहीं लग रहा है इस चीज में? आसान है ना ये? बिकॉज कॉस्ट पढ़ने के बाद तो इजी हो ही जाता है ये। अब हमको पढ़ना है बिहेवियर ऑफ रेवेन्यू अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। अब दो तरीके की तुम्हें मार्केट पढ़नी, हालांकि तुमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट का चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है, तुम अभी आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ये है क्या। अगर हम केस 1 की बात करें तो हम पहले बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट में अभी तुम्हें यह समझना है कि परफेक्ट कंपटीशन में सारे प्रोडक्ट का प्राइसेस सेम होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? जब प्रोडक्ट के प्राइसेस वेरी करे। अभी के लिए इतना ही समझना जरूरी है, बिकॉज का डिटेल एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट चैप्टर में है। अब हमको परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू के ग्राफ्स कैसे बनेंगे, उनकी बिहेवियर कैसे होंगे, ये पढ़ना है। और इम्परफेक्ट में एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बिहेवियर क्या होगा। एक शेड्यूल ले रखा है हम लोगों ने, यहां पे यूनिट्स है 1 2 3 4 5। अब प्राइस दे रखा है 15 15 15, मतलब प्राइस चेंज नहीं हो रहा, तो ये परफेक्ट कंपटीशन का केस है। तो तुम्हें निकालना पड़ेगा टोटल रेवेन्यू। कैसे? प्राइस इंटू क्वांटिटी। 15 इंटू 1 इज 15, 15 इंटू 2 इज 30, 15 इंटू 3 इज 45, 15 इंटू 4 इज 60, 15 इंटू 5 इज 75। फेयर इनफ। AR कैसे निकालेंगे? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय यूनिट्स। 15 डिवाइड बाय 1 इज 15, 30 डिवाइड बाय 2 इज 15, 45 डिवाइड बाय 3 इज 15, 60 डिवाइड बाय 4 इज 15 एंड 75 डिवाइड बाय 5 इज 15। और हम ये भी तो बोल सकते थे कि जो AR है वो क्या होता है? प्राइस। अब हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, मतलब चेंज इन TR होगा। चेंज इन TR कैसे होगा? इसके प्रीसीडिंग टर्म तो है नहीं, तो 15 माइनस 0 इज 15, 30 माइनस 15 इज 15, 45 माइनस 30 इज 15, 60 माइनस 45 इज 15 एंड 75 माइनस 60 इज 50। तो अगर बेटा जी अब हमको ये कर्व प्लॉट करना पड़ जाए तो कैसे प्लॉट करेंगे? सबसे पहले तो मैं अगर तुम्हें TR बनाकर दिखाऊं तो टोटल रेवेन्यू कैसे प्लॉट होगा, और एक ग्राफ में मैं एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू प्लॉट करके दिखाते हैं। चले, यहां पे ये लिखा यूनिट्स और यहां लिखा टोटल रेवेन्यू, यहां लिखा यूनिट्स और यहां बनाएंगे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। देखो, टोटल रेवेन्यू तो स्ट्रेट लाइन कर्व है, अगर हम प्लॉट करें तो लाइन से लगातार बढ़ता चला रहा, तो टोटल रेवेन्यू इज अ पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व। और अगर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को प्लॉट करें तो वो तो कांस्टेंट है, AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस है। तो ये कैसा बन रहा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रहा है। देखो ना, जो AR है वही MR है और वही प्राइस है। सब बच्चों को बात समझ में आ रही? मैं किनारे हट जाऊं, आप आराम से इसको प्लॉट करना चाहते हो। चले, अब इसका बिहेवियर भी लिखा जाए। चलो लिखते हैं इसका बिहेवियर। बच्चा जी, इसका बिहेवियर भी लिख लेते हैं। पहला बिहेवियर लिखते हैं, TR इज पॉजिटिवली स्लोपिंग, TR is positively sloping straight line from origin, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है। और इसका स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट, एंड इट्स स्लोप इज कांस्टेंट, एंड इट्स स्लोप इज कांस्टेंट।
बराबर बात है ना भाई। आगे की बात करूं, सेकंड पॉइंट की बात करूं, AR/MR इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। AR और MR इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये भी लिख लिया आप लोगों ने? ए बच्चा जल्दी बताओ, समझ में तो आ रहा है ना? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अपन जल्दी जल्दी चल रहे हैं? ठीक तो लग रहा है ना बच्चा? ठीक है, चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कर्व्स, बिहेवियर पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अभी हमको पढ़ना है इम्परफेक्ट कंपटीशन में। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है? जहां पर प्राइसेस कांस्टेंट नहीं होंगे। आओ बनाते हैं शेड्यूल, फिर करते हैं इसको फटाफट से। लिखो भाई, प्राइस 20, 18, 16, 14, 12, 10 एंड 8। चलो निकालें, निकाला जाए। चलो निकालो। सबसे पहले टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू। चलो प्लॉट करें। 20 इंटू 1 20, 18 इंटू 2 is 36, 16 इंटू 3 is 48, 14 इंटू 4 is 56, 12 इंटू 5 is 60, 10 इंटू 6 is 60, 8 इंटू 7 is 56। 56 ठीक है ना? बराबर है ना भाई? एवरेज रिवेन्यू कैसे निकालेंगे? टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय यूनिट्स। वैसे प्राइस ही होता है। 20 डिवाइड बाय 1 is 20, देन 18, 16, 14, 12, 10 एंड 8। MR कैसे निकालेंगे? चेंज इन TR। इसका प्रीसीडिंग टर्म तो 0 है, तो 20, 36 माइनस 20 is 16, देन is 12, देन इट इज 8, देन इट इज 4, 0 माइनस 4। बना दिया भाई। अब मुझे TR भी बनाना है और मुझे AR/MR भी बनाना है। चलो टोटल रिवेन्यू कर्व को प्लॉट करते हैं बेटा जी, और एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू को प्लॉट करते हैं। तो अब ऊपर नीचे आप प्लॉट करेंगे, बिकॉज काफी चीजें आपस में रिलेटेड होने वाली है। पहले यहां पे यूनिट्स लेते हैं और TR को प्लॉट करते हैं। जब तुम TR को प्लॉट करोगे तो TR कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। पहले बढ़ रहा है, फिर बाद में कम हो रहा है। फिर हम नीचे वाले फ्रेम में AR और MR को प्लॉट करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा जी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में मिल ही जाएगा। AR और MR को प्लॉट करेंगे। पता जो TR का हाईएस्ट पॉइंट है उसको नीचे तक लेकर आ जाओ। पता है जहां पर TR मैक्सिमम है, मतलब ये वाला पॉइंट, वहां पर MR 0 है। तो मैं MR को पहले प्लॉट कर देता हूं। दिस इज योर MR कर्व एंड दिस इज योर AR कर्व। ध्यान से देखो, MR तो नेगेटिव हो रहा है, AR कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और MR 0 कहां पर है? जहां पर TR मैक्सिमम है। तो अब हमें रिलेशनशिप पढ़ने TR और MR के, फिर हमें रिलेशनशिप पढ़ने हैं AR और MR के। चले पढ़ें, शुरू किया जाए। चल बेटा जी शुरू करते हैं। अब हम पहला रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं। पहला रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं किसके किसके बीच में? TR एंड MR के बीच में। तो अगर मैं इसको ग्राफ से सिंबलाइज कर दूं तो तुम्हें चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तब तुम अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख कर आ जाओगे। ठीक है, यहां पर अपन यूनिट्स ले रहे हैं, यहां TR बनाते हैं। दिस इज योर TR, कोई लोड नहीं है। यहां पर यूनिट्स हैं और यहां MR बना रहे हैं। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। एंड अगर हम MR बनाएं तो कैसा बनेगा? MR डाउनवर्ड बनेगा और इस लाइन को क्रॉस करेगा। ये बन गया MR। चलो भाई, अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखे रिलेशनशिप, तो लिखते हैं एज लॉन्ग एज MR इज पॉजिटिव TR इज इंक्रीजिंग। क्या ये बात समझ में आ रही? जब तक MR पॉजिटिव है TR बढ़ रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? व्हेन MR इज 0 TR इज मैक्सिमम। जिस पॉइंट पर MR 0 है उस पॉइंट पर TR मैक्सिमम है। थर्ड पॉइंट, व्हेन MR इज नेगेटिव TR इज फॉलिंग। जब MR नेगेटिव हो गया TR फॉल करने लग गया मेरी जान। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है हम क्या कर रहे हैं, कैसा रिलेशनशिप है?
अगला रिलेशनशिप देखा जाए, अगला रिलेशनशिप किसके बीच में है? अगला रिलेशनशिप हम पढ़ने जा रहे हैं AR एंड MR के बीच में। और AR MR का तो ग्राफ अभी बनाया है आपने। चलो भाई, अब इसको भी कर लेते हैं। यहां यूनिट्स हैं, यहां AR और MR है। दिस इज MR, दिस इज AR। चलें, इसका भी रिलेशनशिप फटाफट से लिख लेते हैं। चलो भाई लिखते हैं। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट आप देखें तो AR और MR दोनों ही फॉल कर रहे हैं। ठीक है, देखो, एज लॉन्ग एज AR is falling, as long as AR is falling, MR is less than AR। जब तक AR फॉल कर रहा है MR हमेशा कम ही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखते हैं बच्चा पार्टी, when AR is a straight line, MR is also a straight line। जब AR एक स्ट्रेट लाइन है, MR भी एक स्ट्रेट लाइन है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुमको पेपर में MCQ के फॉर्म में पूछ लेंगे, रेट ऑफ फॉल ऑफ MR इज ट्वाइस एज रेट ऑफ फॉल ऑफ AR। मतलब जिस स्पीड से आपका AR फॉल कर रहा है उसकी डबल स्पीड से MR फॉल करेगा। और अब जाकर तुम्हारा ये चैप्टर बेटा जी पूरा खत्म होता है कंसेप्चुअली। तो अब हम बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ और फटाफट से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। चलो भाई, चलो बच्चे पार्टी, अब आ गई है हमारी न्यूमेरिकल्स करने की बारी। एक एक करके उठाएंगे और सारे क्वेश्चन करते चले जाएंगे। ठीक है ना? बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको आज की क्लास में, ये वर्कशीट डाउनलोड कर लेना तो होमवर्क में भी मिल जाएंगे, तो आप उसको भी आराम से कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म इज गिवन बिलो। आउटपुट दे रखे हैं 0 1 2 3 4 एंड टोटल कॉस्ट दे रखी है। और आपसे बड़ा सिंपल सी बात बोली है कि टोटल फिक्स, टोटल वेरिएबल, एवरेज वेरिएबल और मार्जिनल कॉस्ट निकालो। मतलब सब कुछ निकालने की बात कह दी है। तो चलो भाई हम सोल्यूशन करते हैं। कौन सा सोल्यूशन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का। यहां पर यूनिट्स गिवन है और टोटल कॉस्ट गिवन है। ठीक है, चलो लिख लें। यूनिट्स गिवन है 0 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 एंड 4। और बेटा जी टोटल कॉस्ट गिवन है 60 80 100, 60 80 100, 111 और 116। अभी आपको निकालना क्या है? सबसे पहले तो आप निकालेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर निकालेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर मैं तो कह रहा हूं सारी कॉस्ट ही निकाल दो यार। ठीक है ना? फिर आप निकाल लो मार्जिनल कॉस्ट, फिर निकालनी है एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो क्वेश्चन में थोड़ा कम निकालने को बोला है, हम लोग थोड़ा ज्यादा करने की आदी हैं यार, सब निकाल डालेंगे, क्या दिक्कत है तो आसानी क्वेश्चन ना। चलो भाई फ्रैंक बुक का ही क्वेश्चन है। 0 पे यूनिट्स पर 60 टोटल कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 60 हर यूनिट पे। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल माइनस टोटल फिक्स। 0 आ गया, 80 में से 60 गया 20, 100 में से 60 गया 40, 111 माइनस 60 तो 51 कर लो भैया, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। और फिर 116 माइनस 60 इज 56। ये तो निकाल दी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? चेंज इन टोटल कॉस्ट, तो पहले पे तो डैश, फिर 80 माइनस 60 इज 20, 100 माइनस 80 इज 20, 111 आ गया 11, 116 आ गया 5। फिर आते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट के ऊपर। एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट। 60 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, 80 डिवाइड बाय 1 इज 80, 100 डिवाइड बाय 2 इज 50, 111 डिवाइडेड बाय 3 इज 37 और 116 डिवाइड बाय 4 इज 29।
एवरेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट, तो 0 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, 20 डिवाइड बाय 1 इज 20, 40 डिवाइड बाय 2 इज 20, 51 डिवाइड बाय 3 इज 17 एंड 56 डिवाइड बाय 4 इज 14। फिर आते हैं एवरेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट निकालने। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग? ये तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल दी, इधर एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल देते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट, 60 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, 60 डिवाइड बाय 1 इज 60, 60 डिवाइड बाय 2 इज 30, 60 डिवाइड बाय 4 इज 15, 60 डिवाइड बाय 4 इज 60 डिवाइड बाय 3 इज 20 एंड 60 डिवाइड बाय 4 इज 15। तो हम लोगों ने सारी कॉस्ट पहले क्वेश्चन के अंदर निकाल दी हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमको दे रखा है कैलकुलेट टीवीसी एंड मार्जिनल कॉस्ट। टीवीसी निकालनी है और मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अपने को यूनिट्स दे रखा है और टोटल कॉस्ट दे रखी है। यूनिट्स कितना गिवन है? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 है ना, ये गिवन है। टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है? टोटल कॉस्ट गिवन है 40 60 78, 40 60 78, then we have 97 and 124, 97 124। अभी आपको क्या निकालना है? आपको निकालना इस क्वेश्चन में है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तुम्हें निकालना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। देखो सबसे पहले ये निकालने के लिए तुमको फिक्स कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो जीरो यूनिट पर होती है, मतलब 40 होगी, तो सब पे ही 40 हो जाएगी ना। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, तो ये 0, 60 माइनस 40 इज 20, 78 माइनस 40 इज 38, 97 माइनस 40 9 में से 4 गया 57, 124 माइनस 40 इज 84। सिमिलरली मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? चेंज इन टीसी, पहले पे तो डैश हो जाएगा, देन 60 माइनस 40 इज 20। अच्छा पहले पे डैश क्यों है? बिकॉज ये 0 से यूनिट शुरू हुई है, मतलब इसके प्रीसीडिंग वाला टर्म अनडिफाइंड होता है। अगर ये 1 से शुरू होता तो 60 लेते हैं हम लोग, क्योंकि प्रीसीडिंग टर्म हम 0 मान सकते थे। 78 माइनस 60 इज 18, 97 माइनस 78 करना पड़ जाएगा भाई। अब 97 माइनस 78 इज 19, 124 माइनस 97 27। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने फटाफट से सॉल्व कर दिया, कोई लोड ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? लिखा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ फर्म इज 12। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट शेड्यूल इज गिवन बिलो, कैलकुलेट टीसी एंड एबीसी। टीसी निकालना है और एबीसी निकालना है, और टीएफसी दे रखा है। यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, तुम ये देखना इसमें बच्चे फंसेंगे। यहां यूनिट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और मार्जिनल कॉस्ट गिवन है आपको इस क्वेश्चन में। क्या गिवन है? 9 7 2 4 8 12, 9 7 2 4 8 एंड 12। बाबू थोड़ा ध्यान देना यहां पर, क्वेश्चन में तुमको टोटल फिक्स कॉस्ट भी गिवन है। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है? तुमको दे रखी है 12। तो सारी यूनिट्स पर 12 होगी। अब एक चीज बोतो, चीज सोचो, अगर मान लो यूनिट 0 से शुरू होती तो क्या होता? ऐसा कर लेना, ऐसा करने से क्वेश्चन तुम्हें आसान पड़ने लगेगा। मान लो अगर 0 से शुरू होती तो क्या होता? तो टोटल फिक्स कितना कॉस्ट होता? 12, 0 यूनिट्स पर भी। अच्छा हमें निकालना क्या है? टोटल कॉस्ट निकालनी है हमें, क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट निकालनी है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। और क्या निकालनी है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए तुमको टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकालनी होगी, तभी ना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल पाओगे। 0 यूनिट पर टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट 12 है, तो टोटल कॉस्ट भी कितना होगा? 12। क्या तुम्हें यह बात समझ में आ रही है? सब बच्चों को यह बात समझ में आ रही है? और 0 यूनिट पर मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा? नॉट डिफाइंड। पक्का ये क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब देखो यहां पर क्या टर्म आएगा। यहां पर कोई टर्म रहा होगा जिसमें से मैंने ये 12 को माइनस किया होगा, तभी ना 9 आया होगा।
तो ये टर्म कौन सा हुआ होगा? 12 प्लस 9, आंसर कितना आ जाएगा? 21, 21 माइनस 12 9, फिर 21 प्लस 7 इज 28, 28 प्लस 2 इज 30, 30 प्लस 4 इज 34, 34 प्लस 8 इज 42, 42 प्लस 12 इज 54। इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। ये ट्रिकी है थोड़ा सा, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स, 12 माइनस 12 0, 21 माइनस 12 9, 28 माइनस 12 8 में 2 गया 16, 30 माइनस 12 इज 18, 34 माइनस 12 2 3 में से 1 गया तो 22, 42 माइनस 12 इज 30, 54 माइनस 12 इज 2 5 में गया 42। अभी हम कैसे निकालेंगे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स, तो यहाँ पे डैश, 9 डिवाइड बाय 1 इज 9, 16 डिवाइड बाय 2 इज 8, 18 डिवाइड बाय 3 इज 6, 22 डिवाइड बाय 4 4 5 इज 22 0 5.4, 60 डिवाइड बाय 5 इज 6, 42 डिवाइड बाय 7 इज 6 इज 7। तो कुछ इस तरह से तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर तुमको यूनिट्स दे रखे हैं और मार्जिनल कॉस्ट दे रखे हैं और यूनिट्स 1 से शुरू हैं, तो आप 0 अज्यूम करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे करने से आसानी से सॉल्व हो जाएंगी चीजें। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है बेटा जी? क्वेश्चन बोल रहा है, चलो 4 5 6 7 अपने को करना है। हाँ, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कैलकुलेट टीवीसी एंड टीसी द फॉलोइंग कॉस्ट शेड्यूल ऑफ अ गिवन फर्म एंड टोटल फिक्स कॉस्ट भी दे रखा है 10। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली रेप्लिका है व्हाट वी डिड अभी के अभी। चलो फिर भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यहां पर यूनिट्स लिखते हैं और यहां पर मार्जिनल कॉस्ट लिखते हैं। और यूनिट्स कहां से शुरू हो रही हैं? 1 2 3 4। तो थोड़ा सा जगह छोड़ दो। यूनिट्स किससे शुरू हो रही है? 1 2 3 एंड 4। और आपको मार्जिनल कॉस्ट क्या गिवन है? 6546, 6 5 4 एंड 6। तो तुम इसका 0 एक टर्म अज्यूम कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और 0 पे मार्जिनल कॉस्ट हमेशा डैश आती है, ये तुम्हें पता है। चलो भाई फिर क्या गिवन है आपको इस क्वेश्चन में? फिक्स कॉस्ट गिवन है 10। फिक्स कॉस्ट गिवन है 10, तो 0 यूनिट पर भी कितना होगा? 10 10 10 10 10। अब हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट, हमें निकालनी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यही तो निकालनी है आपको, टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल वेरिएबल। कोई लोड नहीं, 0 यूनिट पर जो फिक्स कॉस्ट होती है वही टोटल कॉस्ट होती है। देन क्या रहा होगा? 10 प्लस 6 इज 16, 16 प्लस 5 इज 21, 21 प्लस 4 इज 25, 25 प्लस 6 इज 31, आंसर। और आप टोटल वेरिएबल कैसे निकाल सकते हैं? टीसी माइनस एफसी 0, देन 6, देन 11, देन 15, देन 21, खत्म। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे हुआ बेटा? तो 0 बढ़ाने से चीजें कितनी आसान हो रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। लिखा है कैलकुलेट एमसी एंड टीसी फ्रॉम द फॉलोइंग कॉस्ट शेड्यूल ऑफ अ फर्म हुज फिक्स कॉस्ट इज 15। ठीक है, हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट और हमें निकालना है टोटल कॉस्ट। कोई लोड नहीं, यूनिट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 और टीवीसी भी दे रखा है। चलो सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन 5 सॉल्व करें। यूनिट्स दिया है 1 2 3 एंड 4। जब भी सॉल्व करना 0 की जगह छोड़ देना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कहां पर कैसी चीजें मिल जाएं। टीवीसी है 10 9 29 40, टीवीसी है 10 19 है ना, 10 19 29 एंड 40। अब तुम्हें निकालना क्या क्या है? तुम्हें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। तुम्हें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, ये निकालना है। अब जैसे तैसे अगर तुमको ये पता चल जाए कि इसके प्रीसीडिंग टर्म में क्या है, तो प्रीसीडिंग टर्म 0 लगा लें। 0 पर टीवीसी कितना होता है? 0, पक्की बात है। 0 पर टीवीसी कितना होता है? 0। और मार्जिनल कॉस्ट को हम कैसे निकाल सकते हैं? या तो टीसी से टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1, या कैसे निकाल सकते हैं? टीवीसीएन माइनस टीवीसीएन माइनस 1, टीवीसी से भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पहले पे तो डैश 10 माइनस 0 10, 19 माइनस 10 इज 9, 29 माइनस 19 इज 10,
40 माइनस 29 इज 11। क्या ये तुम्हें समझ में आ रहा है कहां से आया है बेटा जी? अब टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाए, यहां पर थोड़ी गणित लगानी पड़ेगी, और ज्यादा गणित लगानी भी नहीं पड़ेगी बिकॉज क्वेश्चन में तुमको फिक्स कॉस्ट दे रखी है 15। तो अपने को टोटल फिक्स कॉस्ट भी गिवन है एज, कितना दे रखी है टोटल फिक्स कॉस्ट? 15। तो हर यूनिट पर हो जाएगी 15। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल फिक्स माइनस प्लस टोटल वेरिएबल, तो ये आ गया 15। 15 प्लस 10 इज 25, और 25 प्लस 19 इज हाउ मच? 19, 10, 29, 5, 34, 34, then 29 plus 15, 39, 39 plus 5 is 44, 40 plus 15 is 65। तो तुम चाहे टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकाल दो या वेरिएबल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकाल दो, कोई लोड है ही नहीं। समझ में आ रही है बात बेटा जी? आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए। अ फर्म्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट व्हेन इट प्रोड्यूसेस 2 यूनिट इज 30। एवरेज फिक्स कॉस्ट दे रखी है, जब 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है तो 30 है, ठीक है। इट्स एवरेज टोटल कॉस्ट शेड्यूल इज गिवन बिलो। एवरेज टोटल कॉस्ट तुमको दे रखी है यहां पर, और मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने को बोला, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यूनिट्स दे रखी है 1 2 3, चलो लिख लेते हैं। ये सोल्यूशन कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का। यूनिट्स गिवन है एज 1 2 एंड 3, और हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? एवरेज टोटल कॉस्ट 80 48 40, 80 48 40, ये गिवन है एवरेज फिक्स कॉस्ट दे रखी ना, एवरेज टोटल कॉस्ट दे रखी। ओके, दिस इज गिवन एज एवरेज ऑफ टोटल कॉस्ट, कोई लोड नहीं है। सबसे पहले तो ये बताओ, एवरेज टोटल कॉस्ट दे रखी तो तुम टोटल कॉस्ट नहीं निकाल सकते हो। 80 इंटू 1 80, 48 इंटू 2 96, 40 इंटू 3 इज 120, यहीं से सॉर्ट हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में बोला है एएफसी एट 2 यूनिट इज 30, मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 2 यूनिट पर 30, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 30 इंटू 2 60, और हर यूनिट पर 60 हो जाएगी भाई। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और हर यूनिट पर ये कितनी हो जाएगी? 60, देन 61 3 इज 20। अभी निकालने को क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट एमसी एंड एवीसी। हमको निकालना है एमसी और एवीसी। एवीसी निकालने के लिए तुम्हें चाहिए होगा टीवीसी। टीवीसी कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। 80 माइनस 60 20, 96 माइनस 60 is 36, 120 माइनस 60 is 60। ये तो निकाल दिया हम लोगों ने टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट है तो एवरेज में निकाल सकते हो। 20 डिवाइड बाय 1 is 20, 36 डिवाइड बाय 2 is 18, 60 डिवाइड बाय 3 is 20। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? चेंज इन टीसी। तो चेंज इन टीसी कितना हो जाएगा? 80। अब इसका प्रीसीडिंग टर्म देखो, यहां पे 0 लगा ले तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 60। जो फिक्स कॉस्ट होगी वही टोटल कॉस्ट होगी। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बात समझ में आ रही? तो 80 माइनस 60 20, 96 माइनस 80 इज 16, 120 माइनस 96 इज 24। कुछ इस तरह से तुम्हें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ जाएगा। सब बच्चों को समझ में आ रही है बात? एकदम क्लियर है ना यार? इजी लग रहा है ना क्वेश्चन? चलो भाई, बढ़ते हैं हम लोग आखिरी के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना? चलो 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 बढ़ते हैं मेरी जान। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कैलकुलेट एवरेज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। यार इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, और टोटल फिक्स कॉस्ट भी दे रखा है 60। हाँ, रेवेन्यू का भी करेंगे बाबू, करेंगे। चले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यूनिट्स दे रखे हैं 1 2 एंड 3, और क्या दे रखा है साथ में? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 20 25 24। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 20 25 24 दे रखी है। अभी तुम्हें निकालना क्या है? और दे रखा है टोटल फिक्स कॉस्ट 60। तो तुम बताओ, एवरेज वेरिएबल है तो यहां पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो निकाल सकते हो, और टोटल फिक्स कॉस्ट भी दे रखी है 60।
अब एवरेज है, टोटल ही निकाल सकते। 20 इंटू 1 इज 20, 25 इंटू 2 इज 50, 24 इंटू 3 इज 72। ठीक है ना। चलो भाई आगे देखते हैं क्या दे रखा है। बोला है एवरेज टोटल कॉस्ट निकालो और मार्जिनल कॉस्ट निकालो। कोई लोड नहीं है, हमें एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? टोटल कॉस्ट पता होना चाहिए। निकाल लें टोटल कॉस्ट, चले निकाला जाए। टोटल जीरो भी यूनिट्स बना लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। टोटल कॉस्ट कैसे देगा? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल। 60 प्लस 20 इज 80, 50 प्लस 60 इज 5 11 110, 72 प्लस 60 7 6 13 132। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 40, 80 डिवाइड बाय 1 इज 80, 110 डिवाइड बाय 2 इज 55, 132 डिवाइड बाय 3 4 जा 12, 1 2 3 4 जा 12। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए तुमको जीरो लगाना पड़ेगा। जीरो यूनिट्स है तो टोटल फिक्स कॉस्ट भी 60 होगी और एवरेज टोटल कॉस्ट भी 60 होगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 80 माइनस 60 20, 110 माइनस 80 इज 30, 132 माइनस 110 इज 22। तो ये निपटा है आपका न्यूमेरिकल। क्या बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ये क्लियर हो रही है ना मेरी बात? चले आगे बढ़े। ओ सर अभी तो और भी न्यूमेरिकल है। हाँ बेटे, अभी कहां छोड़ देंगे तुम्हें, अभी तो और न्यूमेरिकल हैं। चलो न्यूमेरिकल नंबर 8 एंड 9 देखते हैं। देखा जाए 8 एंड 9 देखा जाए भाई। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? क्वेश्चन में बोला है अब देखो यूनिट्स दे रखी है, टोटल कॉस्ट दे रखा है, एवरेज वेरिएबल और मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। मेरे को लगता है कि ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूं कमेंट सेक्शन में। आप इत्मीनान से मेरे को बताइएगा कि क्या आंसर आया, ठीक है ना। सिमिलरली अगला क्वेश्चन भी ये रिपीटेड है, ये भी आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। अब अलग टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आते हैं। आया जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यूनिट्स ऑफ आउटपुट दे रखे हैं, टोटल कॉस्ट दे रखी है। अब आपको बोला टोटल फिक्स, टोटल वेरिएबल, मार्जिन निकालो। बड़ा आसान हो गया। जो जीरो यूनिट पर टोटल कॉस्ट होती है वही टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, वही टोटल फिक्स कॉस्ट होगी। टोटल वेरिएबल कैसे होगी? ये माइनस कर दो, टीसी माइनस टीएफसी इज 0, 75 माइनस 45 इज 30, 100 माइनस 45 इज 55, 120 माइनस 45 55 और 275। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? चेंज इन टीसी। टीसी में चेंज आएगा तो डैश 75 माइनस 45 इज 30, 100 माइनस 75 इज 25, 120 माइनस 100 इज 20। ऐसा फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन आएगा तो कोई लोड तो नहीं है, कर लोगे ना मेरी जान। दो ही क्वेश्चन सिर्फ होमवर्क में दिए हैं अभी तक आपको। अब क्वेश्चन करते हैं 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। चलो भाई, अब देखो यहां बोला है टीआर और एमआर निकालो। बहुत आसान है, यूनिट्स दे रखी है, प्राइस दे रखी है। टीआर क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। 7 इंटू 1 7, 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 2 8। एमआर कैसे निकालेंगे? 7 माइनस 0 7, 12 माइनस 7 5, 12 माइनस 12 0, 8 माइनस 12 माइनस 4। सॉर्टेड है भाई। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट प्राइस। एमआर दे रखा है, एआर और टीआर निकालना है। चलो भाई ये लास्ट क्वेश्चन भी है, कर भी देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। चलो सॉल्व करें। ये है क्वेश्चन नंबर 12। यूनिट्स हैं 1 2 3 एंड 4 और यहां पर एमआर दे रखा है बेटा जी। कितना दे रखा है? 20, 16, 9 एंड 3। तुम्हें निकालना है टीआर, तुम्हें निकालना है एआर। टीआर कितना होगा? इसके 0 यूनिट्स पर एमआर तो डैश होता है और 0 यूनिट्स पर एमआर होगा भी कितना, टीआर भी कितना होगा डैश। तो 0 यूनिट से मतलब नहीं है हमको यहाँ पर। 20 माइनस 0 20, 16 सॉरी 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 सॉरी, ये आ गया 20, 20 प्लस 16 इज 36, 36 प्लस 9 इज 45, 45 प्लस 3 इज 48। ऐसे निकालेंगे। टीआर से एमआर निकालना आता ना, 20 माइनस 0 20, 36 माइनस 20 16, 45 माइनस 36 9। तो वही इसको ऐड कर दिया, 20, 20 प्लस 16 36, 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 3 इज 48। एआर कैसे निकालेंगे? टीआर अपॉन यूनिट्स। तो ये कितना हो गया? 20, 36 अपॉन 2 इज 18, 15 एंड 12। और यही तुम्हारा प्राइस भी हो जाएगा।
तो बेटा जी अब जाकर हुआ है तुम्हारा ये चैप्टर मेरी साइड से पूरा पूरा खत्म। कैसा लगा है ये चैप्टर जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। और होमवर्क के क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। एंड हाफ ईयरली में कितना पोर्शन आ रहा है इकोनॉमिक्स के अंदर क्लास 12 में आप जरूर बताइएगा, सो दैट आई कैन कंप्लीट दैट पर्टिकुलर पोर्शन बिफोर हैंड। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।